प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब पुनः एक बार गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे, अपने घर के सभी सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन ढंग से कर रहे होंगे। एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सबका दायित्व ज़्यादा हो जाता है कि हम सब नियमों के अनुपालन कराने में और समाज में योगदान देना हम सभी का नैतिक धर्म बन जाता है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभी तक हम सब ने 4 यूनिट की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब अंतिम यूनिट वैश्वीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा, विशेषता, परिणाम और वैश्वीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव। अब ये अंतिम 5वीं यूनिट है जिसका अध्ययन हम सभी को करना है। तो 3 जो यूनिट है, एक जगह नगरीकरण, एक जगह औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के बाद से ये वैश्वीकरण, ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। 90 के दशक में पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का दौर चला। 80 का जो दशक था, विशेष करके भारत में, ये सामाजिक सरोकारों का वर्ष रहा। सीधे सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के ऊपर, राज्य पोषित कार्यक्रमों के ऊपर बल था। गरीबी हटाओ नारा था। इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी रोजी की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था और आवास की व्यवस्था, ये चलता रहा। तो 80 का दशक इसमें रहा। अंत में जो 89 और 90 के कालखंड आते आते भारतीय राजनीति ने बदलाव करवट लिया और उस समय देश में अस्थिरता का वातावरण हुआ। कई छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके थोड़े थोड़े दिनों के लिए सरकारें बनी, जिसके चलते अर्थनीति भी प्रभावित हुई, राजनीति भी प्रभावित हुई, विदेश नीति भी प्रभावित हुई। एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि भारत को आयात करने के लिए मात्र 10 दिन का पैसा बचा हुआ था। इंग्लैंड में सोने को गिरवी भी रखना पड़ा था। उस कालखंड से भारत को निकलना था। आज 3 दशक के बाद स्थिति एकदम बदली हुई है और केवल ये भारत की ही नहीं बदली हुई है, विकसित देशों की और विकासशील दोनों देशों की स्थितियों में व्यापक बदलाव हुआ है। तो 90 के दशक में वही जो प्रक्रियाएं चली, नगरीकरण की, औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण के लिए 90-91 में जो औद्योगिक नीति आई, उस औद्योगिक नीति ने लाइसेंस की सिस्टम को समाप्त किया। उसने उदारीकरण, निजीकरण को व्यापक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर डाला और कहीं भी किसी भी देश और काल और खंड की अर्थनीति सीधे समाज से प्रभावित होती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि केवल अर्थनीति आर्थिक क्रियाकलापों के लिए हो। उस समाज की जीवन की रीढ़ को भी प्रभावित करती है, जीवन पद्धति को प्रभावित करती है। तो भारतवर्ष में ये 3, जिसको LPG कहा गया था,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसकी जो अंतिम कड़ी थी वो था वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का जो स्वरूप था उसके अंदर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने की स्थिति थी, बाउंड्रीज को तोड़ना था। और वो 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से केंद्रित था वैश्वीकरण की प्रक्रिया। वो था बाजार की खोज। वैश्वीकरण की जो शक्तियां थीं उस शक्तियों के बीच में था बाजार की खोज करना, कि बाजार कहां ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके, कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं उनके उत्पादों को वहां पर ले जाया जा सके और वो बिक सके। तो अमेरिका माने G7 के जो देश थे, जो विकसित देश थे, और चाइना, इन सभी का उद्देश्य यही था। और पश्चिमी यूरोप के जो विकसित और जो देश थे उनके लिए बाजार की जरूरत थी। तो बाजार की खोज में भारत सबसे अगले पायदान पर, कि भारत की आबादी 1 अरब से ऊपर रही, तो हर 6वां 7वां व्यक्ति भारत का हो विश्व का, तो वहां पर हर कोई कंपनी चाहेगी कि हमारे लिए बाजार उपलब्ध हो। तो उपभोक्ता उस वस्तुओं के उपभोग के लिए यहां पर लोग थे। तो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बाजार की खोज हुई। तो बाजार की खोज तभी होगी जब नियम शिथिल होने लगे, किसी भी उत्पाद को आने जाने, वहां पर किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी संयंत्र को लाने के लिए, किसी तकनीक के हस्तांतरण की व्यवस्था हो। तो यह स्थिति तभी से हो पाती जब बाजार होता। दूसरा, बहुराष्ट्रीय निवेश। तो बाजार के लिए जब कंडीशंस उपलब्ध हो गई, सीमाएं हटी और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पर आवागमन संभव हुआ, तो बाजार जब उपलब्ध हुआ तो उस जगह पर दूसरी जो शर्त होगी वो थी बहुराष्ट्रीय निवेश हो। तो भारतवर्ष में ऐसी नीतियां धीरे धीरे बनती चली गईं कि वहां पर निवेश होने में कोई दिक्कत ना हो। अब तो स्थिति यहां तक हो गई है कि बहुत सारे यहां तक कि जो सार्वजनिक उपक्रम भी हैं जहां पर सरकारों का नियंत्रण था, बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। 2/3 से अधिक जो उसके जो संपत्ति और शेयर्स थे वो भारत सरकारों के पास हुआ करते थे, राज्य सरकारों के पास थे। वहां पर भी सीधे 100% तक उसका विनिवेश हो गया। विनिवेश करके वहां पर विदेशी पूंजी को या निजी पूंजी को, निजी स्रोतों से उस व्यवस्था को चलने के लिए आज तो भारतीय रेल की जो श्रृंखला है, जो भारतीय परिवहन की रीढ़ की हड्डी है, वहां पर भी अब तेजस ट्रेन चलने लगी। बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो निजी हाथों में दिया जा चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में निजी चीज़ों में उसमें योगदान है, तभी जाकर के आज ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये बदलाव की स्थिति है। तो और तीसरी जो स्थिति वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद में की प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के नए उपकरण एवं कंप्यूटर से जुड़े विश्व सूचना संकुल को या उसके नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना। तो एक हो गया कि बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसी के ऊपर सेवा का क्षेत्र टिका हुआ है, विनिर्माण का भी क्षेत्र टिका हुआ है, कृषि और उद्योग भी टिका हुआ है, उसके लिए जगह उपलब्ध हो। तो 3 ये कोर फ्रेम इसके लिए था कि यहाँ पर तो आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण, व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, पूंजी का प्रवाह, प्रवास एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार के द्वारा
किसी देश की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से समन्वयकरण है। ये आर्थिक रूप से जब वैश्वीकरण को हम यदि एक व्यापक संदर्भ में देखने का हम सब प्रयास करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, पूंजी का प्रवाह, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, इसके आधार पर यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का जो समन्वय हो वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक तौर पर वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण ये सामाजिक परिवर्तन के ही कारक हैं या परिवर्तन लाने के ये महत्वपूर्ण अवयव हैं। इसके माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन की दिशाएं होती हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब विश्व की ये बाउंड्रीज टूटेगी तो केवल आर्थिक संदर्भ के रूप में नहीं हुआ, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, विचार, राजनीति इत्यादि को भी प्रभावित करेगा। कोई भी ऐसी चीज होगी, आज चाइना के बहुत सारे मोबाइल्स कंपनियां यहाँ पर हैं, तो भाषा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुई है। चाइना की भाषा है तो चाइना का भाषा भी मोबाइल में होगा, उसमें अंदर हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, अरबियन भी है। तो भाषा अभी बाउंड्रीज की काम नहीं हुई। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स तैयार हुआ, तो अब इसके प्रवाह में अब क्या क्या चीजें होंगी कि आर्थिक प्रवाह के ये साथ साथ भाषा भी प्रभावित होगी, संस्कृति भी प्रभावित होगी, जीवन भी प्रभावित होगा, रहन सहन भी प्रभावित होगा। आज जब बहुत सारे हमारे जो वस्त्र हम लोग पहन अब रहे हैं, अब बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, एडिडास से लेकर के तमाम जो बहुत सारे नाम हैं मल्टीनेशनल्स और ब्रांडेड कंपनीज के, उनके शोरूम्स हैं, उनकी बाजार की व्यवस्था है, उसके थ्रू हम बड़ी सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, तो अब वैश्वीकरण के होने से इन स्थितियों में बदलाव होगा और समाज की संरचना भी प्रभावित होगी। बीच में जब उदारीकरण का, वैश्वीकरण का ये दौर जब चल रहा था तो एक दबाव था कि छोटे छोटे उद्योगों का क्या होगा, घरेलू उद्योगों का क्या होगा। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स जो आ जाएंगी, बड़े बड़े बाजार हो जाएंगे, बिग बाजार हो गया, इजी डे हो गया, ये बड़े बड़े मॉल्स हो जाएंगे, तो ये छोटे छोटे व्यापारी और ये कारोबारी कहाँ जाएंगे। लेकिन ये संघर्ष बीच में चला और आज दोनों की स्थितियों में इस संघर्ष के बावजूद दोनों के लिए अवसर विद्यमान है। आईपीओ आ गई, जितनी भी बातें इसके पीछे में कही जाएं वो कम होगा। तो एक जो वैश्वीकरण का भारतीय संदर्भ में चार जो फ्रेम होगा उसको हम समझने का प्रयास होगा कि वैश्वीकरण और संरचनात्मक बदलाव की स्थिति, एक पहला बिंदु ये रहेगा। दूसरा होगा वैश्वीकरण और आर्थिक अधिसंरचना में बदलाव, तो एक संरचनात्मक पहलू, आर्थिक संरचना में वैश्वीकरण और सांस्कृतिक पहलू। इसके ऊपर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने एक बात, सांस्कृतिक पहलू, क्योंकि देखिए किसी भी जगह या किसी भी व्यवस्था को आने में या उसको रोकने में हम लोगों ने इसके पहले भी वो जो बैरियर्स की बात जब हम लोगों ने पढ़ी, तो सांस्कृतिक जो मूल्य मान्यताएं हैं, जो वैल्यूज हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, उन पर ये इन सब चीज़ों के आने का एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें बदलने के चलते हमारी वो सब सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं। तो योगेंद्र सर ने इस बात पर एक स्टडी बाद में करके बताई कि अब संस्कृतियां जो हैं उसको समायोजित करेंगी, अपनी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताएं विलुप्त नहीं होगा, सामंजस्य होगा उसमें। तो आगे इसमें इस बात की है कि उस वैवाहिक नामक संस्था पर भी प्रभाव पड़ा,
आज वेडिंग्स के तमाम तरीके बदल गए हैं। तो ये इस वैश्वीकरण का ही परिणाम है। उसके स्वरूप में बदलाव हो गया है, खान पान के तरीके वहाँ पर क्या है वो भी बदल गया है, रीति रिवाज में भी बदलाव हो गया है। तो अब ये तमाम Saudi.com सब ये यहाँ पर सारी चीज़ें तय हो रही हैं। तो इस तरह के अवसर हैं। जाति व्यवस्था में बदलाव है, सांस्कृतिक मूल्य मान्यताओं में बदलाव है, पारिवारिक संरचना में बदलाव हुआ है। एक ही जगहों पर कई तरह के लोग एक ही जगह पर काम करने वाले हो गए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ जो लगातार हर मोर्चे से एक जगह आएगी, चाहे आर्थिक रूप में आएगी, सामाजिक रूप में आएगी, सांस्कृतिक रूप में आएगी, सूचनाओं के रूप में आएगी, तो जब इतना ज़्यादा चीज़ आएगा तो सीधे सीधे उसका इम्पैक्ट परिवार पर, उसके संरचना पर, उसके संस्कृति पर पड़ना है, और वो पड़ा हुआ है। तो ये जो तीसरा बिंदु जिसको हम लोग समझने का प्रयास होगा कि वैश्वीकरण और सांस्कृतिक उसका परिप्रेक्ष्य, और चौथा जो अंतिम होगा औद्योगिकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अब व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। अब उद्योग और धंधे एक लोकल जगह की स्थिति नहीं रही। यहाँ का टमाटर अब एग्जाम्पल लिया जाएगा, हल्द्वानी का टमाटर अब सीधे जालंधर तक मिलने चला जा रहा है, विदेश तक चला जा रहा है। तो मार्केटिंग का स्वरूप, सब मंडियों का स्वरूप, बहुत सारे जितनी बड़ी बड़ी मंडीज हैं वो उसकी वेबसाइट्स हो गई हैं, वो लिंक्ड हो गई हैं मार्केट से। तो एक जगह की चीज़ दूसरे जगह पर जाके खपत हो रही है। वो हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि अब नागपुर का संतरा कब आएगा, यहाँ की चीज़ इलाहाबाद का अमरूद कब होगा। तब इलाहाबाद का अमरूद इलाहाबाद की बात ही नहीं रह गई, वो अब दूसरे जगहों की वो चीज़ें हो गई। अब वो बहुत जल्दी उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि वहाँ हुआ और दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दूसरे जो लोग भी हैं उसका उपभोग करने की स्थिति में है। तो एक विश्व बैंक की हम लोग इसके ऊपर एक ही परिभाषाएं 3-4 हैं जो आप उसको आप पढ़िएगा। एक परिभाषा की मैं बात यहाँ पर आपसे रखना चाहूँगा विश्व बैंक की, कि उसने 3 बातों को इसमें जोड़ा है कि उपभोग की वस्तुओं सहित विश्व बैंक में विश्व मुद्रा कोष, एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, ये जो है वित्तीय संस्थान हैं जो विश्व व्यापार संगठन, ये विश्व की ऐसी संगठनें हैं जो पूरे विश्व की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती हैं अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों के अनुसार। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। इनसे पूरे विश्व के जो देश हैं, विकसित देश हो या विकासशील देश हों या अल्प विकसित देश हों, सभी इससे अपना धन लेते हैं और अपने विकास कार्यक्रमों को चलाते हैं। तो पहला उसकी बात हो रही है कि उपभोग की वस्तुओं सहित समस्त वस्तुओं पर लगे, ध्यान देने की बात है, आयात नियंत्रण का क्रमिक उन्मूलन। तो आयात नियंत्रण का क्रमिक उन्मूलन हो, ये बहुत जरूरी था। दूसरी बात कि आयात करके मूल्य में कमी, और तीसरा कि सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण किया जाना। ये वैश्वीकरण की मूल फीचर्स थी विश्व बैंक के द्वारा कि यदि ये देश, कोई भी देश इसको करेगा तब माना जाएगा कि वहाँ पर वैश्वीकरण की स्थितियों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो पहला कि उपभोग की वस्तुओं सहित, मैंने जो उपभोग के लिए हैं, जो दैनिक जो जीवन में यूज होने वाली जो चीज़ है वो, और दूसरी चीज़ें जो उससे बनती हैं, जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम आती हों, सेवा के क्षेत्र में काम आती हों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तो उस पर आयात नियंत्रण जो होता है कि हम अपने यहाँ आयात देंगे, उसके ऊपर बड़े टैक्सेस होते थे, उस टैक्सों को कम किया जाए ताकि वो चीज़ आसानी से यहाँ पर आ सके। तो एक चीज़ तो ये हुई। और दूसरा
आयात का जो कर, वही जो दूसरी हमने पहले बात कही कि उस कर में कम किया जाए। तो जब वो कम कर, उसके लिए टैक्स कम होगा तो वो चीज़ आसानी से दूसरे लोगों तक उपलब्ध होने में होगी। और सार्वजनिक उपक्रम जिसकी हमने बात की कि नवरत्नों सहित बहुत सारी शुरुआत के जो 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक में जो हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स बने थे, उन सेक्टर्सों में हम निजी लोगों तक उसको दें और निजी सहभागिता से उसके अंदर विकास के लिए, जो या तो कई चीज़ें बंद होने के कगार पर थीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ 15,000 20-20 हज़ार लोग काम करते थे, वो इन दौरान वो बंद होने की स्थिति में हुई। जब उनको प्राइवेट सेक्टर्स में दिया गया तो स्थिति में व्यापक बदलाव आया। पूर्वी उत्तर प्रदेश को गन्ने का हब बोला जाता है। सिर्फ एक कुशीनगर और देवरिया जिले में 14 शुगर मिलें थीं, लेकिन वो कोई 20,000 कोई 10,000 क्विंटल गन्ने की पेराई प्रतिदिन करती थी और एक साथ सभी की सभी बंद हो गई। गन्ना खेती प्रभावित हुआ। बाद में जब फिर उनको सभी को बेचा गया और जब निजी क्षेत्र में आई तो एक दिन में 1 लाख 1.25 लाख तक क्विंटल गन्ना पेरने वाली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी। और वो केवल गन्ना की पेराई नहीं करती हैं, वो सीरा का भी काम करती हैं, बिजली उत्पादन भी कर लेती हैं। तो इस तरह से व्यवस्था में बदलाव हुआ तो रोजगार के स्वरूप में भी बदलाव हुआ। तो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम इस प्रथम लेक्चर में यहीं तक इस बात को हम कहेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट से अधिक बात करने में ज़्यादा बोझिल होने की संभावना है। तो अगले लेक्चर में हम इसके प्रभाव की जो 4 बिंदुओं की जो हम लोगों ने बात किया था, एक वैश्वीकरण और संरचनात्मक पक्ष, दूसरा वैश्वीकरण और आर्थिक पहलू, तीसरा वैश्वीकरण और सांस्कृतिक पहलू, ये भारतीय इम्पैक्ट के तौर पर समाज और संस्कृति के प्रभाव में, और औद्योगिकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण, इसकी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। तो आज हम लोग अपनी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हो रहे हैं। ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।